श्री राधेकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी का एस्पायरेंट्स हैं। आज की यह क्लास जो है यह केमिस्ट्री की क्लास रहेगी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और वो सभी बच्चे जो मेडिकल टाइप से भी और नॉन मेडिकल टाइप से भी है। ये वो क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ जो बार-बार रिपीट होते हैं बच्चों और इन 30 क्वेश्चन हैं, लेकिन इन 30 क्वेश्चन में आपको इतने और क्वेश्चन आपको बता दूंगा तो लगभग 90 प्लस क्वेश्चन आपके यहाँ पर बड़े आराम से बन जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है और आप सभी जानते हैं भाई केमिस्ट्री एक बहुत ही अहम रोल प्ले करती है आपके टेट एग्जाम में स्कोर बढ़ाने के लिए, एग्जाम को पास करने के लिए भाई। तो यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं बच्चों। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है। देखो, हमें चैनल यूट्यूब के ऊपर तो सब्सक्राइब आपने किया ही है, मुझे पता है। इसके साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होगा क्या, ये पीडीएफ आपको और भी अदर पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाती है आपके रिवीजन करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन देखें, सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, इट इज ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी जो है ग्लैक्टोज एंड ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। बच्चों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ग्लूकोज विल बी द सही जवाब। देखो सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ किसका, ग्लूकोज का। इसके साथ साथ ना थोड़ा सा और आपको पढ़ना है कि इनकी जो मोनोमर यूनिट है कौन कौन है। सेल्यूलोज अभी हमने पढ़ा ग्लूकोज, स्टार्च क्या है, ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसके पीछे बीटा लगा दे, अल्फा लगा दे, तो इसके ऊपर सबका ध्यान खींचना चाहूंगा। सेल्यूलोज इज मोनो, जो इसकी मोनोमर यूनिट है वो है बीटा डी ग्लूकोज। स्टार्च की वो है अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की वो भी अल्फा डी ग्लूकोज। ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ भाई काइटिन आप देख लीजिएगा, इसकी जो मोनोमर यूनिट है क्या है बच्चों, एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन। एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन इसकी मोनोमर यूनिट है। इसके साथ बच्चों आप लिंकेज टाइप देख सकते हैं, इनके ऊपर मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा क्योंकि इसे एग्जाम में बड़ा रेयर पूछा जाता है भाई, अभी तक नहीं पूछा गया है, लेकिन आपको पढ़ना है, आप एक नजर मार लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये मोनोमर यूनिट आपको याद होनी चाहिए, मोनोमर यूनिट याद होनी चाहिए। और ग्लूकोज के साथ साथ इसके पीछे का ये बीटा नाम, ये अल्फा नाम, ये जरूर देख लेना। एक बार फिर से याद करना क्लास में, सेल्यूलोज की है बीटा डी ग्लूकोज, स्टार्च की है अल्फा डी ग्लूकोज, ग्लाइकोजन की है अल्फा डी ग्लूकोज और काइटन की है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन भाई। यहां तक चीजें क्लियर। क्वेश्चन एक, लेकिन एक दो तीन चार पांच क्वेश्चन और हमने पढ़ लिए। अब मैं आप सभी को लेकर चलूंगा अपने दूसरे एमसीक्यू के ऊपर, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, फिर वो चाहे मेडिकल केमिस्ट्री हो चाहे नॉन मेडिकल की केमिस्ट्री हो भाई। विच एसिड इज प्रेजेंट इन टेमरिंड भाई। टेमरिंड क्या होती है भाई, इमली, खट्टी सी होती है। किस टाइप का एसिड प्रेजेंट है भाई, क्या मैथेनोइक एसिड है, क्या टार्टरिक एसिड है, क्या सिट्रिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है। बड़े ध्यान से सुनना, नोट डाउन कर लेना चीजें। देखो, मैथेनोइक एसिड को हॉर्मिक एसिड भी बच्चों कहते हैं। मैथेनोइक एसिड होता है आंत स्टिंग में, बी स्टिंग में या नेटल लीफ, कुगस के जो पत्ते होते हैं उसके अंदर भी यह मैथेनोइक एसिड होता है या फॉर्मिक एसिड होता है। दूसरा आता है टार्टरिक एसिड। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। क्या है, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास सही जवाब हो गया। मैथेनोइक एसिड लिख लेना भाई। मैथेनोइक एसिड कहां कहां पे होता है, आंट स्टिंग में होता है, बी स्टिंग में होता है और नेटल लीफ में भी होता है। नेटल लीफ में भी होता है। ये तीन चीजें याद रखना, पूछी जाती है भाई। ये जो सिट्रिक एसिड है बच्चों, सिट्रिक एसिड जो होता है सिट्रस फ्रूट्स में होता है। अब सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हो गए भाई, जैसे आपका ऑरेंज हो गया, जैसे आपका लेमन हो गया, इनमें सिट्रस एसिड होता है। ऑक्सैलिक एसिड बच्चों, ऑक्सैलिक एसिड याद रखना टोमेटो में होता है और स्पिनच में होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हमारा ऑक्सैलिक एसिड होता है। इसके अलावा और भी एसिड है, जैसे दही के अंदर कौन सा एसिड होता है बच्चों, लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है। आई होप यहां तक आपने अच्छे से देख लिया। क्वेश्चन एक है, लेकिन इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पूरे के पूरे एमसीक्यूज में इसी फॉर्म में आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन एक होगा, बताऊंगा बहुत सारी चीजें उसमें। अब जैसे इसके साथ साथ ना इनको भी पढ़ लीजिएगा, सम ऑर्गेनिक एसिड में। देखो, एसिड और उनके सोर्स में, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच और टोमेटो में भाई, लैक्टिक एसिड सौर मिल्क यानी दही में, याद रखना। सिट्रिक एसिड लेमन ऑरेंज जो सिट्रस फ्रूट हमारे होते हैं बच्चों। फॉर्मिक एसिड अभी हमने बात की, इसको मैथेनोइक एसिड भी बोलते हैं बच्चों। स्टिंग्स ऑफ हार्ट एंड बीज एंड नेटल लीफ भी पूछा जाता है, याद रखना। मैलिक एसिड बच्चों,
ये हमारे एप्पल में होता है, और एसिटिक एसिड विनेगर में होता है, टार्टरिक एसिड हमारा टैमरिंड में होता है, और ब्यूटेरिक एसिड हमारा रेंसिड बटर में होता है। देखो ब्यूटेरिक एसिड में आपको बताता हूँ, आपने कभी भी मक्खन से घर में ना घी बनाया होगा, क्या करते हो आप, गैस पे रखते हो, काटते हो, बाद में उसके बीच में ना कुछ बच जाता है और जिससे एक बड़ी पंजेंट सी स्मेल आती है। वो स्मेल किसकी वजह से होती है, वो होती है ब्यूटेरिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से, ब्यूटेरिक एसिड की वजह से। तो ये याद रखना, रेंसिड बटर में होता है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा आंवला में होता है, और एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन्स में होते हैं। आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर लो अपने नोट्स के लिए, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चाहना है तो क्लास के बाद इसकी पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी भाई, 1 या 2 दिन में। इज दैट क्लियर? तो उसके लिए पीडीएफ कमेंट कर दीजिएगा। अभी तो बहुत सारी चीजें पूछूंगा आपसे, क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा, पीडीएफ चाहिए ना सभी को ये वाली रिवीजन करने के लिए, तो कमेंट में पीडीएफ जरूर लिख दीजिएगा और आप पता टेलीग्राम के ऊपर जाइएगा। 2-3 दिन के बाद 2-3 दिन के बाद आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी, इस बात का खास ख्याल रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी पढ़ो इस क्वेश्चन को। ठीक है, और हाँ बच्चों, जो अभी मैंने बात की आपकी ब्यूटेरिक एसिड की, रेंसिड बटर, ये जो पुराना सा बटर हो जाता है, जो जो पुराने वाले हैं हमारे, जैसे आपने ना कभी घर में पक्का बनाया होगा, लेकिन कई बार आपने देखा होगा उसमें बड़ी गंदी सी स्मेल आती है, या कई बार हमारा कोई बहुत पुराना बटर बच जाता है, ठीक है, कोई बहुत पुराना होता है, उससे एक बड़ी गंदी सी स्मेल, उसके पंजेंट सी स्मेल आती है, तो वो आती है ब्यूटेरिक एसिड की वजह से। ठीक है, ये याद रखना आपने। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना। द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप भाई, नंबर 1, सोप बनता किस प्रोसेस से है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो पहले। द मेन बाई प्रोडक्ट ऑफ सोप, आइसोप्रीन, ग्लिसरॉल, ब्यूटीन एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। भाई सुनो ध्यान से बच्चों, सोप जो बनता है उसके लिए जो प्रोसेस होती है वो स्पोनिफिकेशन होती है। क्या कहा मैंने, सोप की जो प्रोसेस होती है बच्चों वो स्पोनिफिकेशन होती है। तो नंबर 1 ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी प्रोसेस होती है, स्पोनिफिकेशन होती है। ठीक है, तो बनता उसका जो बाय प्रोडक्ट निकलता है बच्चों, पहले तो सीधा आंसर बता देता हूं, वो होता है ऑप्शन नंबर बी हमारा ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर बी क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। ये स्पोनिफिकेशन क्या प्रोसेस है, आओ भाई देखते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है, बाय प्रोडक्ट हमने निकाल दिया ग्लिसरॉल, इसके साथ देखो स्पोनिफिकेशन क्या प्रोसेस है। हमारे पास ट्राइग्लिसराइड को किसके साथ हम रिएक्ट कराएंगे, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। स्ट्रॉन्ग बेस में यहां पे हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ट्राइग्लिसराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनता है हमारा, सोप बनता है। लेकिन सोप के साथ एक बाय प्रोडक्ट बनता है जो क्या है, ग्लिसरॉल है। जब आप देखते हैं चीजें ज्यादा अच्छे से याद होती हैं। पता लगा स्पोनिफिकेशन का। कई बार ये भी रिएक्शन पूछ लेते हैं कि भाई यहाँ पे बेस किस टाइप का होगा, तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, याद रखना सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। यहाँ पे पूछा जा सकता है किस टाइप क्या होता है यहाँ पे, तो ट्राइग्लिसराइड यहाँ पे होता है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। क्या बनेगा, सोप बनेगा, लेकिन बाय प्रोडक्ट साथ में क्या निकलता है, ग्लिसरॉल निकलता है। इनका स्ट्रक्चर जरूर देख लेना क्या हो रहा है, जैसे जैसे आपका टैट एग्जाम टफ होता जा रहा है, तो कई बार ये स्ट्रक्चर भी आपसे पूछा जा सकता है अभी, ये होता क्या है। ये आपसे आपको ये रिएक्शन दे देंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे, यहाँ पे सोप लिखेंगे, पूछा जाएगा ये एक्स क्या है, तो पता होना चाहिए ये ग्लिसरॉल है, पता होना चाहिए ग्लिसरॉल है। ठीक है, ऐसी चीजें लिखी जाती हैं, जैसे आपको सीधा लिखा आएगा कि ट्राइग्लिसराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे डैश 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 होगा और यहाँ पे क्या होगा आगे, सोप होगा। तो पूछा जाएगा इस डैश 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 में क्या है, तो आप सीधा बोलोगे इस डैश 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 में हमारे पास ग्लिसरॉल आएगा, यानी कि बाय प्रोडक्ट होता है वो। यहां तक चीजें क्लियर, आगे आ जाओ। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ साल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। क्या होगा उस सॉल्ट का पीएच जो एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बनता है। देखो बच्चों, 2-4 चीजें यहां पे होती है, आपको वो याद रखनी है। क्या क्या, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड जब स्ट्रॉन्ग बेस बने, तो जो सॉल्ट बनेगा बच्चों उसका पीएच के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मान लो वो साथ में रहेगा बीच में, उस पे पीएच पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है। अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और दूसरा वीक बेस है, तो बच्चों जो यहाँ पे साल्ट बनेगा ना वो एसिडिक होगा, वो एसिडिक होगा, और एसिडिक होगा तो हमें पता है कि हमारी पीएच <<7 होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक बेस है, तो साल्ट हमारा एसिडिक होगा, यानी <<7 होगा। और यहीं पे अगर वीक एसिड है बच्चों और स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, तो जो सॉल्ट होगा हमारा बच्चों वो कैसा बनेगा, वो बेसिक बनेगा। और हम अच्छे से जानते हैं कि बेसिसिटी के लिए हमारा जो पीएच होता है वो greater than 7 होता है। ये 3 केस यहाँ पे याद कर लेना, ये 3 केस यहाँ पे याद कर लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपसे एग्जाम में।
तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड है बच्चों, तो एसिडिक साल्ट होगा हमारा, यानी लेस देन 7 होगा, है। यस, वी हैव अवर ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो ये जो चीज है मैंने अभी आपको लिखवाई, ये आपको इससे पीडीएफ में भी मिल जाएगी, आओ देख लो भाई। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है तो नेचर ऑफ साल्ट हमारा न्यूट्रल होगा, एग्जैक्टली 7 होगा। इसका एक एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड भाई। आगे देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो हमारा एसिडिक होगा नेचर ऑफ साल्ट, लेस देन 7 होगा तो अमोनियम क्लोराइड। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो बेसिक होगा हमारा साल्ट, जिसका जो पीएच होगा वो मोर देन 7 होगा, जो सोडियम एसिटेट होगा। एक एग्जांपल भी ये मैंने दे दिया क्योंकि कई बार पूछ लिए जाते हैं भाई कि अमोनियम क्लोराइड है, इसमें किस तरीके की जो कंपोजिशन है पीछे होगी, तो वो है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस की। याद रखना और इनका पीएच याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेकर चलूंगा आप सभी बच्चों को। द रेडियंट एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू, रेडियंट एनर्जी ऑफ सन, कंबशन, डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। तीन वर्ड यहां पर हमारे पास नया है। डिसइंटीग्रेशन इसके बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे। कंबशन भाई, तो सबसे पहले तो कंबशन का पता होना चाहिए। कंबशन होता क्या है? कंबशन होता है मतलब जलना, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एयर भाई, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना। एयर से मेरा बोलने का मतलब है ऑक्सीजन पर्टिकुलरली यहाँ पर, है ना। चलो एयर में काट देता हूँ क्योंकि एयर कहना गलत होगा, एयर में तो बहुत सारी चीजें होती है। कंबशन का मतलब होता है कि एयर की प्रेजेंस में जलना। अब दो टाइप की कंबशन होती है भाई, कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, जो कंप्लीट कंबशन होती है वो फुल्ली इसके प्रेजेंस में होती है, और जो इनकम्प्लीट कंबशन होती है वो ऑक्सीजन की अब्सेंस में होती है। तो इसलिए जब हम गैस के ऊपर जलाते हैं तो हमारे बर्तन जो है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होते, और अगर आप कैंडल जलाओगे उसके ऊपर बर्तन रखोगे तो वहां पे वो काला बर्तन को कर देगा। तो कैंडल में हो गई इनकम्प्लीट कंबशन, जबकि गैस जो हमारे घरों में है एलपीजी, वहां पे होती है कंप्लीट कंबशन, क्योंकि वहां पर एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन मिलता है। चलो अब इसमें तो डीप नहीं जाएंगे। रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इज ड्यू टू, तो पहले तो सीधा आंसर के ऊपर लेकर चलता हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन भाई। बच्चों फ्यूजन का मतलब होता है दो चीजें आपस में जुड़ के किसी तीसरी चीज का निर्माण करती हैं। फ्यूजन मतलब चीजों का जुड़ना और तीसरी चीज की फॉर्मेशन होना, और इस तरीके से चेन रिएक्शन के चलता है। सन में कंबशन नहीं होता, याद रखना। सन की जो एनर्जी आती है वो आती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से। बच्चों फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन का मतलब होता है किसी एक चीज का दो हिस्सों में टूट कर एनर्जी पैदा करना। फ्यूजन मतलब टूटना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के भी एग्जांपल आते हैं, याद रखना। एटॉमिक बॉम्ब वर्क करता है किसके ऊपर? न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर। फ्यूजन, सन की जो एनर्जी आती है न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आती है। आल्सो हाइड्रोजन बॉम्ब, आल्सो हाइड्रोजन बॉम्ब का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी किस पे काम करता है? वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर काम करता है। तो ये याद रखना। ये मत कभी सोचना कि सूर्य जो जलता है, सभी हम बोलते हैं ना आग का गोला है भाई। अब आप बोलोगे आग के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए होती है, सूरज में कभी भी कंबशन नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। वहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इज दैट क्लियर? फ्यूजन क्लियर, कंबशन क्लियर, कंप्लीट इनकम्प्लीट कंबशन क्लियर, यहां तक चीजें क्लियर। जितना पढ़ा रहा हूं वो अच्छे से समझ आ रहा है तो अभी कमेंट में यस टाइप करो बच्चों, अभी कमेंट में यस टाइप करो। आप सभी जानते हैं मैं सभी बच्चों के कमेंट्स देखता हूं बाद में, रिप्लाई भी प्रॉपर करता हूं। तो मुझे पता लगना चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको अच्छे से क्लियर हो रही है चीजें, कि ये क्वेश्चन याद हो रहे हैं भाई। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। When a neutral atom is converted into cation, क्या होगा? कोई न्यूट्रल एटम है वो कैटायन में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा भाई? क्या उसका एटॉमिक वेट इंक्रीज करेगा? क्या उसका एटॉमिक वेट डिक्रीज करेगा? क्या उसका साइज इंक्रीज करेगा? क्या उसका साइज डिक्रीज करेगा भाई? देखो कोई भी न्यूट्रल एटम है बच्चों, न्यूट्रल एटम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना सोडियम ले लेता हूँ ऐसे समझाने के लिए, ये न्यूट्रल एटम है भाई। कैटायन कब बनता है बच्चों? जब ये यहां से बाहर जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। जब इलेक्ट्रॉन ये छोड़ देगा तो ये क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव बन जाएगा। जब भी कोई किसी को डोनेट करता है उसके ऊपर प्लस का साइन आता है और उसे कैटायन कहते हैं। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया इसका बन गया कैटायन। अब भाई इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उसका साइज क्या करेगा? साइज डिक्रीज करेगा। तो कैटायन बनने के लिए बच्चों क्या होगा? साइज का डिक्रीज होगा, साइज छोटा होगा। अब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, सोडियम प्लस आ गया, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, साइज छोटा हो गया। इसी का उल्टा बच्चों A9, सोडियम की मैं चलो बात करता हूं।
अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसके ऊपर साइन आ जाएगा सोडियम नेगेटिव भाई। सोडियम नेगेटिव मतलब जब कोई किसी से कुछ ले लेता है, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं भाई सोडियम नेगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको एक्स लिख दो आप। अब किसी ने अगर किसी से कुछ ले लिया, उधार ले लिया, मतलब इसके ऊपर लोन आ गया, तो इसके ऊपर अब नेगेटिव साइन हम लगाते हैं। जब मान लो पहले इसके पास 11 थे, अब एक और ले लिया तो इसके पास अब 12 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ऑब्वियस सी बात है साइज इसका थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। तो व्हेन ए न्यूट्रल एटम कन्वर्टेड इनटू केटायन, उसका साइज डिक्रीज करेगा। अगर न्यूट्रल एटम को एनाइन में बनाएंगे तो उसका साइज इंक्रीज करेगा। सिंपल से दो फंडे हैं, याद रखना। एक केस में इलेक्ट्रॉन ये दे देता है तो प्लस चार्ज आ जाता है, और एक केस में इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है। देने वाला प्लस साइन, लेने वाला जो उधारी की जिंदगी जिएगा उसके ऊपर माइनस का साइन लगेगा। बस इतना सा फंडा याद रखना। 127 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव हाइड्रोजन बॉन्ड। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड किसके पास नहीं है, क्वेश्चन ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। और मैं सीधा, अब ऐसा नहीं देखना हो कभी अगर फॉर्मूला में हाइड्रोजन है तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये जरूरी नहीं होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए अपनी कई कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशन में हम यहाँ पर नहीं जाएंगे, है ना। मैं सीधा आंसर बताऊंगा, क्या फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड है? यस भाई, फिनोल में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या लिक्विड अमोनिया में NH3 में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है? जी हाँ भाई। क्या पानी में H2O में? हाँ भाई, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है। सिंपल याद रखना, HCl, लिक्विड HCl में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बस इस बात का अपने खास ख्याल रखना। HCl में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहां तक चीजें? बताओ भाई, यस और नो करो। चीजें क्लियर हो गई बच्चों, ठीक है। क्या कहा हमने? फिनोल, लिक्विड NH3, लिक्विड HCl एंड वाटर भाई। तो फिनोल, लिक्विड NH3 और वाटर में तो हाइड्रोजन बॉन्ड है हमारा, लेकिन लिक्विड HCl में जैसा कि मैंने कहा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। और हाँ, जो मैंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड होता है उसको प्लीज कैंसिल आउट कर दीजिएगा। कोवलेंट बॉन्ड तो इन अदर्स में होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कोवलेंट बॉन्ड का बनना जरूरी होता है ना। तो सीधा आंसर आ गया इसका लिक्विड HCl भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 128, केमिकल फार्मूला ऑफ टीयर गैस। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, बड़े ध्यान से सुनना। इसके अलग अलग नाम है, जैसे आपका नाम घर पे कुछ और है, बाहर कुछ और है, कई बार सर्टिफिकेट पे कुछ और लिखा होता है, लेकिन हो तो आप ही वैसे ही टीयर गैस के लिए ना अलग अलग केमिकल कंपोजिशन की गैसेस होती हैं, जिनका काम है टीयर गैस, मतलब टीयर्स आंसू बनाना होता है। नाम ही टीयर गैस है, केमिकल फॉर्मूला याद करने के लिए भी आंसू आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखो CCl3NO2, इसमें अदर ऑप्शन मत पढ़ो। CCl3NO2, दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। लेकिन अब रिजिड नहीं होना होता बच्चों, कि यही आंसर होगा, जी नहीं। अगर मान लो CCl3NO2 एग्जाम में नहीं लिखा है, वो C10H5Cl N2 लिख सकते हैं। ये भी सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है भाई, ये वाला फॉर्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो अभी हमने पढ़ लिया कौन सा, CCl3NO2। अभी हमने पढ़ा CCl3NO2 बच्चों, ये भी हमारी क्या है? टीयर गैस है। एक और होती है C10H5Cl N2, ये फॉर्मूला भी लिखा जाता है, ये भी टीयर गैस है। एक और होती है बच्चों C8H7ClO। तो ये तीन केमिकल कंपोजिशन, केमिकल फॉर्मूला आपने याद रख लेने हैं, एग्जाम में ना जाने कौन सा लिख दे, एग्जामिनर ना जाने कौन सा लिख दे, और ये बड़ी बार रिपीट होता है। इसके बाद फोजीन गैस, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है फोजीन गैस का, COCl2 विल बी द मॉलिक्यूलर फार्मूला, सीधा मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछते हैं। मस्टर्ड गैस C4H8Cl2S भाई, याद रखना। क्लोरोफॉर्म, कई बार क्वेश्चन आया है, CHCl3 याद रखना। और लाफिंग गैस भाई N2O याद रखना, लाफिंग गैस N2O याद रखना। मैंने क्या कहा आपको, तीन चार चीजें हैं याद रखने के लिए बच्चों। टीयर गैस CCl3NO2, CCl3NO2, एक C10H5Cl N2 और एक C8H7ClO। ये तीनों के तीनों केमिकल फार्मूला है किसके? लाफिंग गैस
टीयर गैस के बच्चों याद रखना, लाफिंग गैस N2O याद रखना, क्लोरोफॉर्म CHCl3 याद रखना, फोजीन गैस COCl2 याद रखना, सबसे लास्ट में मस्टर्ड गैस को याद करना बच्चों C4H8Cl2s। ये बड़े इंपॉर्टेंट है, आई नो याद करना टफ हो जाएंगे, लेकिन अगर इन्हें आप बार बार पढ़ेंगे तो फिर एग्जाम में जब ऑप्शन देखोगे तो अपने आप याद आएगा। जब एग्जाम में ऑप्शन देखोगे तो फिर आपको ये अपने आप याद आएंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा भाई, अदरवाइज आप पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास के 2 या 3 दिन के बाद आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, करेक्ट कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। भाई कार्बोहाइड्रेट CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। ऑप्शन नंबर बी, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। भाई क्या पूछा है, करेक्ट कंपोजिशन पूछी है किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। क्वेश्चन नंबर 1 नेक्स्ट भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर। भाई फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज होता है, CH2Cl2, CHCl3, CCl4 एंड CH3Cl। कई बार ये क्वेश्चन आया है भाई। देखो एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज होता है, NaHCO3 ये यूज होता है, CO2 का यूज होता है, इसके साथ साथ बच्चे एक नाम और याद रख लो CCl4 का, इसका भी जो है फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड CCl4 विल बी द सही जवाब। ठीक है, तो ये चीजें भी आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, है ना। अब वो जमाना गया कि आपको सीधा बोलेंगे कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट ही ऑप्शन में आ जाएगा, नहीं, नए नए नाम अब आ रहे हैं सामने, क्वेश्चन टफ होते जा रहे हैं। तो आपको हर चीज के लिए प्रिपेयर होना है, और प्रिपेयर होने के लिए और सफल होने के लिए 3 नियम मैं हमेशा आपको बताता हूँ। खुद से वादा करो कि डेली पढ़ना है, मेहनत ज्यादा करो और मजबूत इरादा करो। कुछ ही दिन बचते हैं, 20 से 25 दिन अच्छे से अपने एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए भाई। अच्छे से पढ़ो, ठीक है, दिन रात ये कर दो, फिर आप खुद देखोगे कि मार्क्स आपके 100 से ऊपर कैसे नहीं जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फ्रियोन। फ्रियोन क्या है इनमें से, तो सीधा आपको आंसर के ऊपर लेकर चलूंगा CCl2F2 भाई। CCl2F2 याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है बच्चों, फ्रियोन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है, फ्रियोन 12 भाई। CF2Cl2 क्या है ये, CF2Cl2, ये आपने याद रखना है। एक बार इसको अगेन देख लो, फ्रियोन CCl2F2 भाई, ये हमारा सही आंसर है CCl2F2। इसके साथ साथ और क्या पढ़ना है, फ्रियोन 11 भाई, CFCl3, फ्रियोन 22 भाई, CHF2Cl, इसका फ्रियोन 114 भाई, C2F4Cl2। एक नजर मारना इनके ऊपर, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये आपने यहाँ पे जरूर पढ़ना है। ये नॉन मेडिकल के एग्जाम में ना जाने कितनी बार आया है, और ये जो फ्रियोन मैंने बोला, फ्रियोन 12, और ये जो इससे पीछे वाला, वो मेडिकल के एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है। तो मैंने कहा ना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। तो BHC भाई, इसको गैमा हेक्सेन कहते हैं, C6H6Cl6, ये ना जाने कितनी बार इन्होंने पूछ लिया है। तो याद रखो इसको भी, BHC को कई बार गैमा हेक्सेन लिख देंगे, कई बार BHC लिख देंगे। ठीक है, नाम क्या है, केमिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6Cl6। इसके साथ साथ भाई DDT की फुल फॉर्म पूछी जाती है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, याद रखना, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, तो क्या होगा, C14H9Cl5 भाई, C14H9Cl5 भाई, C14H9Cl5। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। अब इनमें सब में आपको क्या क्या पढ़ना है, एक फ्रियोन 12 पढ़ लो, और आपको ये BHC पढ़ना है, गैमा हेक्सेन, और एक DDT पढ़ना है, और इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले पढ़ने हैं। यही आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अभी के अभी, या आप नोट डाउन भी कर लो, अपने नोट्स में बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ना पड़ेगा बच्चों, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और ये बार बार रिपीट होते हैं। मैंने कहा था ना, क्वेश्चन यहाँ भले ही 30 होंगे, लेकिन बीच में आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि 30 की जगह कम से कम 100 क्वेश्चन आपके बनेंगे। प्रोटियम एटम कंटेन नो। अब देखो भाई, हाइड्रोजन के आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम। पहला होता है प्रोटियम 1H1, दूसरा होता है ड्यूट्रियम 2H1, तीसरा होता है ट्राइटियम 3H1। तो हमसे पूछा प्रोटियम एटम कंटेन नो, प्रोटियम के पास क्या नहीं होते, न्यूट्रॉन नहीं होते, 0 न्यूट्रॉन होते हैं।
ड्यूटेरियम के पास एक न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम के पास दो न्यूट्रॉन होते हैं और वो ही रेडियो एक्टिव होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हाइड्रोजन का वो कौन सा आइसोटोप है जो रेडियो एक्टिव होता है? तो ट्राइटियम जो है हमारा रेडियो एक्टिव होता है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके पास दो होते हैं। तो प्रोटियम एटम कंटेन्स नो, ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब, दैट इज हमारा कोई भी न्यूट्रॉन इसके पास नहीं होता। इसके साथ साथ ये लो भाई पढ़ने के लिए, फिर प्रोटियम एक प्रोटॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, जीरो न्यूट्रॉन होते हैं। ड्यूटेरियम के पास एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम के पास एक प्रोटॉन होता है और दो न्यूट्रॉन होते हैं और दिस रेडियो एक्टिव, ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है और ड्यूटेरियम का यूज किया जाता है यूज टू मेक हैवी वाटर, ठीक है। और प्रोटियम ये मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है। तो ये तीन लाइन जो यहाँ पे मैंने बताई ये भी याद रखनी है। मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन प्रोटियम भाई। वो कौन सा आइसोटोप है जिसका यूज हैवी वाटर बनाने के लिए होता है? ड्यूटेरियम भाई। वो कौन सा आइसोटोप है भाई जो रेडियो एक्टिव है? वो ट्रिटियम है भाई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और प्रोटॉन आप देख लो, इलेक्ट्रॉन आप देख लो, सबके पास बराबर है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? और आइसोटोप कौन होते हैं भाई? हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट ए डिफरेंट मास नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट ए डिफरेंट मास नंबर, ये भी याद रखना। ये देख लो एटॉमिक नंबर भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे सबके पास बराबर है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। इज दैट क्लियर? चलेंगे आगे भाई। When the pH of solution is to the hydronium ion concentration in mole per liter is, भाई देखो वैसे तो ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पहले भी करवाया है और मैंने आपको कहा भी था कि भाई अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ न्यूमेरिकल की क्लास लो तो कमेंट में न्यूमेरिकल जरूर लिखिएगा ताकि मैं जल्द से जल्द सिर्फ एक न्यूमेरिकल की ही क्लास लेकर आऊं केमिस्ट्री के लिए जहां से ज्यादातर न्यूमेरिकल रिपीट होते हैं। तो आज इसको डिटेल से नहीं करवाऊंगा, सीधा शॉर्टकट बताऊंगा। जब भी पीएच गिवन हो सॉल्यूशन का और हाइड्रोनियम आयन के कंसंट्रेशन पूछिए मोल पर लीटर में तो 10 की पावर में कर देना सीधा माइनस के साथ। जैसे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर -2। मान लो हमें पूछा प्योर वाटर का, हमें पता है पीएच 7 होता है तो हमसे पूछा कि उसकी हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन मोल पर लीटर कितनी होगी तो 10 की पावर -7 कर देना, सीधा शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन इज O3, हम अच्छे से जानते हैं ओजोन इज O3 है, ये है क्या? क्या कंपाउंड है ऑक्सीजन का? जी नहीं। क्या ये आइसोटोप है? जी नहीं। क्या ये एक आइसोमर है ऑक्सीजन का? जी नहीं। क्या ये एलोट्रोप है? यस, ये एलोट्रोप है। इसके लिए डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। ओजोन इज O3 भाई, एलोट्रोप क्या होते हैं? जिसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है बस वो डिफरेंट होगा लेकिन कंपाउंड ऑक्सीजन सेम रहेगी भाई, वो सेम रहेगी। ठीक है, आगे कंपाउंड अलग बनेगा। जैसे कार्बन कैलोट्रोप्स कौन से हैं? ग्रेफाइट है, बना कार्बन से है लेकिन ग्रेफाइट है, प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। डायमंड है, फुलेरीन है, ये सारे क्या है? ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। और ओजोन ये एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन है बच्चों, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। ग्लास इज सॉल्यूबल इन, ग्लास जो होता है वो किस में सॉल्यूबल होता है? क्या HF में होता है, NH4Cl में होता है, HClO4 में, एक्वा रीजियन में होता है? तो बच्चों यहां से ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो सही जवाब है वो है HF भाई। याद रखना HF को हमेशा प्लास्टिक बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। आपने देखा होगा जनरली जो केमिकल्स होते हैं उनको ग्लास की बोतल में स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन इस केस में ग्लास ही सॉल्युबल होता है HF के अंदर, तो ये प्लास्टिक की बोतल में रखा जाता है। इसको ये भी याद रखना है, HF को ग्लास की बोतल में नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि वो सॉल्युबल है उसमें। इसके साथ साथ बच्चों एक्वारिजिया से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है एक्वारिजिया? HCl इज टू HNO3 है, ठीक है, कितनी रेशो में? 3:1 रेशो में। ठीक है, आपको मुझे एक क्वेश्चन आंसर देख के बताना है कि एक्वारिजिया को और हम क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं इसे, एक्वारिजिया का एक नाम और है, तो वो नाम आपको हमें कमेंट करके बताना है। वो नाम आपको हमें कमेंट करके बताना है कि एक्वारिजिया है क्या। एक और नाम जो है वो भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये याद रखना है ना। रेशो क्या है HCl to HNO3 की? 3:1 रेशो है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि भाई एक्वारिजिया का दूसरा नाम क्या है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं जनरली। क्वेश्चन पढ़ो, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रोलिन, नाइट्रोलिन का केमिकल फॉर्मूला क्या है? CaCN ट्वाइस, CaCN, CaC2N2 और CaCN2। बच्चों याद रखना नाइट्रोलिन का केमिकल फार्मूला है CaCN2। अगर इस तरीके से ट्वाइस हो जाए बच्चों ये कैल्शियम साइनाइड बन जाता है, ये भी याद रखना। नाइट्रोलिन का फार्मूला है CaCN2, अगर ट्वाइस लग जाए बच्चों इस तरीके से ब्रैकेट में तो ये कैल्शियम साइनाइड हो जाता है,
ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी हमारा। क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा। बच्चों इसके साथ साथ ये चीजें भी आपने पढ़नी है क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबसे पहले देखो भाई, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड CaCN2 जो अभी हमने पढ़ा नाइट्रोलिन, ठीक है। अगर CaCN ट्वाइस हो जाता तो मैंने कहा कैल्शियम साइनाइड हो जाता है, ये याद रखना। यूरिया का भी आपने याद रखना है क्योंकि यूरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में भाई, तो ये याद होना चाहिए NH2CONH2 और CH4N2O, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अमोनियम सल्फेट NH4 ट्वाइस SO4, ये कोई भी स्किप करने वाला नहीं है, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चाइल सल्फेट्रे भाई, सोडियम नाइट्रेट कहते हैं, NaNO3, ये ना जाने कितनी बार पूछा गया भाई, ये ना जाने कितनी बार पूछा गया। चाइल्ड सल्फेट्रे, इंडियन सल्फेट्रे, ये भी ना जाने कितनी बार पूछा गया आपके एग्जाम में भाई। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, चाइल्ड सल्फेट्रे होता है NaNO3 और हमारा इंडियन सल्फेट्रे होता है KNO3 यानी पोटेशियम नाइट्रेट। ये नाम भी इनके याद रखने दोनों के, ये नाम भी इनके याद रखने हैं, ठीक है। इसका आता है कैन, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, फॉर्मूला जरूर देख लेना इसका, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का CaNO3 2.NH4NO3। और इसके बाद है माइक्रोसोमिक साल्ट भाई, माइक्रोकॉस्मिक साल्ट भाई, NaNH4HPO4.4H2O। क्या हो रहा है आजकल टेट एग्जाम में, बड़े उल्टे सीधे नाम ये पूछ रहे हैं, जैसा कि आपने देख भी लिया। यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वेरियस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई, कुछ मेडिकल से लिए गए हैं, कुछ नॉन मेडिकल से लिए गए हैं, और वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो दोनों में रिपीट होते हैं भाई। मेडिकल वाले क्वेश्चन नॉन मेडिकल को भी आते हैं, नॉन मेडिकल वाले मेडिकल को भी आते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन की तैयारी यहाँ पे करवा रहा हूँ और बीच बीच में बता भी रहा हूँ कि कौन किस चीज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। तो ये याद रख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, यूरिया NH2CONH2 या CH4N2O, और इसके बाद आपने याद रखना है चाइल्ड सल्फेट्रे, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इंडियन सल्फेट्रे, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो 1 2 तीसरा ये याद रखना, उसके बाद अमोनियम सल्फेट याद करना NH4 ट्वाइस SO4। आफ्टर दैट ये चीजें फिर आपने याद रखनी है। इज दैट क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई। मैं आप सभी को फिर से बता दूं बच्चों, ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी 2 या 3 दिन में, ठीक है। कमेंट में जरूर पीडीएफ लिखिएगा, और जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, और जितना पढ़ा रहा हूँ क्या अच्छे से समझ आ रहा है भाई। इसके अलावा मैंने एक और बात बोली, अगर आप चाहते हैं कि मैं न्यूमेरिकल की क्लास आपकी लूँ भाई, सिर्फ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल उस क्लास में हो, ताकि अगर 2 या 3 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए तो इतने कैपेबल हो आप करने के लिए कि 2 या 3, अगर 5 न्यूमेरिकल भी आ गए तो 2 या 3 तो आप बड़े आराम से कर लो, अगर 2-3 आए तो वो करने में फिर आपको मतलब क्वेश्चन देख के सीधा आंसर आ जाए भाई, क्योंकि न्यूमेरिकल भी रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो कमेंट में न्यूमेरिकल जरूर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, द गैस यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ अ ग्रीन फ्रूट्स भाई, इथाइलिन, एस्टिलिन, इथेन, मीथेन भाई। देखो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी तो सभी बच्चों को पता है नहीं होगा, बच्चों को कंफ्यूजन आता है इथाइलिन में और एस्टिलिन में। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो इथाइलिन है। कि एस्टिलिन का यूज भी किया जाता है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, यस इसका यूज भी किया जाता है बच्चों, ऐसा नहीं है, लेकिन अब इसको बैन कर दिया गया है, कई देशों में इस गैस को बैन कर दिया गया है। तो आपका आंसर होगा इथाइलिन। इन केस ऑप्शन में इथाइलिन नहीं होता तो फिर आप एस्टिलीन का भी आंसर कर सकते थे। बोथ गैसेस आर यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, बट एस्टिलीन को बैन किया गया है भाई, है ना। यह पॉइजनस गैस है, मतलब इसके हार्मफुल इफेक्ट ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू इथाइलिन। इथाइलिन का ज्यादा यूज आजकल होता है, इसलिए इथाइलिन आपका आंसर होगा, ये ऑप्शन में नहीं होता, देन एस्टिलीन आप अपना आंसर टिक कर सकते थे। अदरवाइज कई बच्चे देखते हैं गूगल के ऊपर, उनको दोनों आंसर दिखेंगे, फिर आप बोलोगे भाई ये क्यों नहीं हुआ, ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब इसका यूज केस नहीं होता है। तो ये याद रखना, आपका जो आंसर होगा वो इथाइलिन होगा, इथाइलिन ऑप्शन में ना होता तो फिर एस्टिलीन आपका आंसर होता। नेक्स्ट, द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ सोलर सेल। तो ये तो भाई आपके लिए एक और क्वेश्चन है जो होमवर्क रहेगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम या सिलिकॉन, क्या जो है यहाँ पर आपका आंसर होगा। द एलिमेंट यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल में मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो इसका जब आप कमेंट में आंसर करोगे तो क्वेश्चन नंबर 138 करके आगे लिखना कि क्या आंसर होगा, अदरवाइज ऐसा पता नहीं चलता है, क्योंकि पूरी क्लास में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे होते हैं, तो पर्टिकुलर कमेंट में मुझे पता चलना चाहिए कि किस बात का आपने आंसर किया है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहा, अब तक तो कमेंट में आ जाना चाहिए था आंसर,
कर दो फटाफट, क्लास को पॉज करो और कमेंट करो। फिलोसफर वूल इज, नया क्वेश्चन हो सकता है बच्चों ने पहली बार नाम सुना हो। क्वेश्चन पीवाईक्यू का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिलोसफर्स वूल इज जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फेट, जिंक ऑक्साइड एंड जिंक ब्लेंड। इसका जो बच्चों सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, ZnO, दैट इज जिंक ऑक्साइड विल बी द सही जवाब। ठीक है। एंटीसेप्टिक कंपाउंड प्रेजेंट इन डिटॉल भाई, ऑब्वियस सी बात है, डिटॉल सभी को पता है, तो वो कौन सा एंटीसेप्टिक कंपाउंड होता है डिटॉल के अंदर भाई? आयोडीन? जी नहीं भाई। नेक्स्ट है क्लोरी क्लोरोजिनोल भाई। ठीक है। और बिथियोनोल? नहीं। क्या? क्रिसोल? जी नहीं। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज क्लोरोजाइलिनोल भाई, क्लोरोजाइलिनोल। इज दैट क्लियर? एंटीसेप्टिक कंपाउंड जो प्रेजेंट होता है डिटॉल में, क्लोरोजाइलिनोल भाई, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर चलूंगा। विच एलिमेंट बिलोंग टू डी ब्लॉक? क्या सोडियम बिलोंग करता है? अरे भाई ये तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, सोडियम 11। क्या कैल्शियम बिलोंग करता है? ये भी एस ब्लॉक का है। क्या कॉपर बिलोंग करता है? यस भाई, ऑप्शन नंबर सी, कॉपर बिलोंग टू डी ब्लॉक। और बच्चा ऑर्गन ये हमारा पी ब्लॉक का एलिमेंट, आपको पता है आर्गन कहां पे होता है? लास्ट में। ठीक है, तो कॉपर विल बी द सही जवाब, याद रखना। ये रहा आपका डी ब्लॉक। कहां पे है कॉपर भाई? चेक कर लो कॉपर कहां पे है। कॉपर 29। ठीक है, यहाँ पे एक बात बता दूं क्यों मैंने डी ब्लॉक एलिमेंट लिखे। क्या देखा गया है बार बार, ये जो पहली दो लाइनें है ना, ये वाले दो लाइनें, यहाँ से वेरियस एलिमेंट आपसे पूछे जाते हैं कि ये किस वाले ब्लॉक में जाते हैं। तो पढ़ लो इनको। स्कैंडियम है, टीआई है, वी है, वेंडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसके बाद बावजूद आपने ये वाले भी जरूर पढ़ने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है पहली लाइन तो 110% याद होनी चाहिए स्कैंडियम से भाई। स्कैंडियम से लेके जिंक तक आपकी ये जो तीनों की लाइन है ये याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपको दो की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी याद करनी है, कॉपर की और क्रोमियम की, क्योंकि इनकी एक्सेप्शनल होती है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी साथ के साथ याद रखनी है, किनकी? क्रोमियम और कॉपर की, ये याद रखना। तो ये पहली दो लाइंस हैं बच्चों डी ब्लॉक की, इनको अच्छे से ध्यान से देख लो एक बार। ठीक है, नजर मारना इनके ऊपर, यहां से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में देखने को मिलता है। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आइसोमर, एलोट्रोप्स, आइसोटोप, पॉलीमर। ये तो अभी हमने पढ़ लिया, तो इसका तो सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? एलोट्रोप है कार्बन के भाई। क्या है? एलोट्रोप है भाई। देखो कार्बन के जो एलोट्रोप होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, एक क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है और दूसरे एमोर्फस फॉर्म में होते हैं। तो जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है वो है डायमंड, ग्रेफाइट, फुलेरिन, C60, ठीक है, और ग्राफीन। और जो एमोर्फस है वो है कोल, चारकोल, कोक और कार्बन ब्लैक। इनको जरूर ध्यान से देखना, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट भाई, डेक्कन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। डेक्कन प्रोसेस किस चीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए? प्रोसेस से 110% क्वेश्चन आता है। क्या ब्लीचिंग पाउडर? क्या हमारा सल्फ्यूरिक एसिड? ठीक है, क्या हमारा HNO3? क्या हमारा Cl2? बड़े ध्यान से देखो भाई, जो डेक्कन प्रोसेस है वो यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोर Cl2 के लिए। किसके लिए? ऑप्शन नंबर डी। इसके साथ ना 5-6 प्रोसेस और है कि हेबर प्रोसेस किसके लिए होता है, ओस्टवाल प्रोसेस किस चीज के लिए होता है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस किस चीज के लिए होता है। आओ ये सारे प्रोसेसेस मैं आपको बता देता हूँ बड़े ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे डेकन्स की भाई। ये होता है क्लोरीन गैस के लिए। किसके लिए होता है? क्लोरीन गैस के लिए। सीधा हेबर प्रोसेस अमोनिया के लिए। अब इसमें देखो भाई, आयरन क्या होता है? कैटलिस्ट होता है, और मोलिब्डेनम प्रोमोटर का काम करता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हेबर प्रोसेस किस चीज की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है बच्चों? अमोनिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। आयरन इसमें कैटलिस्ट है और मोलिब्डेनम इसमें प्रमोटर का काम करता है। आगे चले कॉन्टैक्ट प्रोसेस पे। कॉन्टैक्ट प्रोसेस हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड के लिए बच्चों। किसके लिए होता है? सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है, याद रखना। सल्फ्यूरिक एसिड को ही किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बच्चों। किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? किंग ऑफ केमिकल सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। प्रोसेस कौन सा है? कॉन्टैक्ट प्रोसेस है। ठीक है, और कैटलिस्ट जो होता है V2O5 वेंटियम पेंटॉक्साइड यूज होता है। लेकिन कैटलिस्ट मेजरली आपसे हेबर प्रोसेस का और प्रमोटर हेबर प्रोसेस का पूछा जाता है, दैट इज आयरन एंड मोलिब्डेनम। ओसवाल प्रोसेस भाई, नाइट्रिक एसिड के लिए इसका यूज होता है प्लेटिनम, रोहिडियम,
का आगे यूज होगा। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ये वेजिटेबल घी के लिए जो है इसका यूज होता है। फाइनली डिवाइडेड निकल, निकल कैटलिस्ट का यहाँ पे क्या होगा, यूज होता है। सोलवे प्रोसेस का यूज होता है सोडियम कार्बोनेट के लिए बच्चों। किस चीज के लिए, सोडियम कार्बोनेट के लिए। एक नजर जरूर मारो इस चीज के ऊपर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ तो आप डाउनलोड करोगे लेकिन स्क्रीनशॉट भी अभी ले लो, एक साथ ये चीजें बहुत मुश्किल से मिलेंगी और मेरी प्रीवियस क्लासेस में मिलेंगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ भाई, आपके लिए हर एक चीज अवेलेबल है। बायोलॉजी अवेलेबल है, केमिस्ट्री अवेलेबल है, फिजिक्स अवेलेबल है, साइकोलॉजी अवेलेबल है, जीके अवेलेबल है। पढ़ने वाले बनो, कंटेंट पूरा का पूरा है। डेकन प्रोसेस क्लोरीन गैस के लिए होता है। हेबर प्रोसेस अमोनिया के लिए, आयरन वहां पे हमारा कैटलिस्ट होता है और मोलिब्डेनम हमारा प्रोमोटर होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस किंग ऑफ एसिड्स दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, वैंडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होता है। ओस्टवाल्ड प्रोसेस नाइट्रिक एसिड बनाता है, प्लेटिनम और रोहिडियम हमारे कैटलिस्ट होते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, वेजिटेबल घी के लिए जो है मतलब मेन प्रोडक्ट जो बनता है वेजिटेबल घी बनता है। और फाइनली निकल का जो है यहाँ पर कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है। सोल्वे प्रोसेस, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का यूज होता है और यहाँ पे कोई क्या कैटलिस्ट जो है नहीं होता है। तो ये याद रख लेने हैं। अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 चीजें याद हो गई तो मुझे कमेंट में यस करके बताओ। प्रोड्यूसर गैस, भाई गैस ये ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है। प्रोड्यूसर गैस, सीन गैस, वाटर गैस, कोल गैस, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूं, प्रोड्यूसर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ CO प्लस Na2, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस Na2 विल बी द सही जवाब। अब वाटर गैस CO प्लस H2, सीन गैस CO प्लस H2, वाटर गैस को ही सीन गैस कहते हैं। ये भी चीजें आपने याद रखनी है। देखो सबसे पहले वाटर गैस CO प्लस H2, सीन गैस CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस जो ये क्वेश्चन था CO प्लस Na2, कोल गैस H2CH4CO, या ऐसे भी याद रख लो CO प्लस H2 प्लस CH4, यानी कि वाटर गैस में अगर हम मीथेन डालें CH4 डालें तो वो कोल गैस बन जाती है, वो कोल गैस बन जाती है। इज दैट क्लियर? आगे चलो, नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन होता है, दैट इज CH4। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, भाई इसका जो मेन कंपोनेंट होता है वो मीथेन गैस होती है। LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है वो ब्यूटेन होता है। प्रोपेन प्लस ब्यूटेन से मिलकर बना होता है। लेकिन आपसे पूछें कि एलपीजी में क्या होता है तो ब्यूटेन आपका आंसर हमेशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ब्यूटेन आंसर होना चाहिए। और बायोगैस और गोबर गैस CH4 ही होती है, उसमें भी मीथेन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये भी आपको सारे के सारे याद होने चाहिए। एक बार फिर से, वाटर गैस को ही बच्चों सीन गैस कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस में N2 होता है, CO प्लस N2। कोल गैस में CO प्लस H2 प्लस CH4 हो जाएगा। और CNG में CH4 होता है और LPG में ब्यूटेन होता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलो भाई, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड इज प्रेजेंट, भाई केमिकल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है? अमोनिया, ऑब्वियस से बात है, NH3 हमारा, ठीक है। तो ये अमोनिया हो गया हमारा। एयर में जी नहीं भाई, बहुत सारी गैसेस होती हैं लेकिन बॉन्डेड नहीं होती है, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड नहीं होता। मरकरी में ये अकेला इकलौता मतलब सिंपल सीधा मरकरी है भाई, इसके अंदर केमिकल बॉन्ड नहीं होते, किसी दूसरे के साथ जोड़ेगा तब जाके केमिकल बॉन्ड बनाएगा। ऑल ऑफ द अबव जी नहीं, ऑप्शन नंबर ए अमोनिया जो है आपका सही जवाब होगा। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, दैट इज द लैक्टिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन के ऊपर अब ज्यादा देर नहीं रुकूंगा बच्चों, आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योर एलिमेंट, क्या ग्लास एक प्योर एलिमेंट है? हाँ भाई, पीबी ग्लास। सीमेंट जी नहीं भाई, इसमें तो बहुत सारे होते हैं। सोडियम जी हाँ भाई। और नन ऑफ दिस, तो क्या ग्लास? नहीं, ग्लास में बहुत सारे सिलिकेट्स होते हैं, तो ग्लास इसका आंसर नहीं होगा। सीमेंट नहीं होगा बच्चा। क्या? सोडियम, सोडियम प्योर एलिमेंट है, सोडियम एक प्योर एलिमेंट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148, all the four quantum number of two electron in an atom are not the same, it is Hund's rule, Pauli exclusion principle, Heisenberg principle और एवोगैड्रो लॉ। अब बच्चे बोलते हैं कि सर डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, अगर बिना डेफिनेशन से इस क्वेश्चन का आंसर आप कर दो तो मैं मान जाऊं। डेफिनेशन पढ़ी होगी तभी आंसर होगा। ऑल द फोर क्वांटम नंबर ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर नॉट द सेम, इट इज क्या है ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ऑप्शन नंबर बी। हुंड्स रूल क्या कहता था? हुंड्स रूल कहता था कि जब भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हमने फिल करने होते हैं तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल होता है, आफ्टर दैट दूसरा इलेक्ट्रॉन आता है।
हिजनबर्ग क्या कहता था कि ये इम्पॉसिबल होता है विद सर्टेनिटी के साथ फाइंड आउट करना कि हम उसका मोमेंट उसका पोजीशन और मोमेंटम दोनों साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। और मैं एग्जैक्ट डेफिनेशन बता देता हूं। हुन्स रूल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन फिल एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ ए सब सेल सिंगली, यही तो मैंने कहा कि पहले सिंगल सिंगल भरेंगे विद पैरेलल स्पिन बिफोर दे स्टार्ट पेयरिंग अप, मतलब पहले ऐसे सिंगल सिंगल फिल करोगे आप, उसके बाद आप पेयर करवाओगे, उसके बाद आप पेयर करवाओगे। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी हमने पढ़ लिया भाई। हिजनबर्ग प्रिंसिपल देख लो, इट इज इम्पॉसिबल टू नो बोथ द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल एट द सेम टाइम। बच्चों आगे देख लो, एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये एवोगाड्रो लॉ है। तो डेफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 149, द एडिशन ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन नंबर इज कॉल्ड। भाई न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की अगर हम एडिशन करें तो क्या होगा, क्वांटम नंबर? जी नहीं भाई, क्वांटम नंबर तो हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। मास नंबर, जी हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज नोन एज मास नंबर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब हो गया। ऐसे भी देख लो, एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है। इट इज अ न्यूट्रल एटम एंड इट इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास नंबर है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस, वो मास नंबर होता है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो भाई मास नंबर से जब एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। प्रोटॉन तो सभी को पता है, किसमें, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से ये फार्मूला देखना है, ठीक है। आगे चलें। टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, पेन किलर, पेट्रोलियम एडिटिव एंड ऑप्शन नंबर डी मॉस्किटो रेपेलेंट। तो इसके लिए भी आपको आंसर जो है कमेंट करके बताना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन था। तो भाई ये देखो, ये हमने किए 30 एमसीक्यूज जो वेरियस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, लेकिन इन 3 एमसीक्यू से कम हमने भाई 80 टू 90 क्वेश्चन आराम से कवर कर लिए। क्या क्लास अच्छी लगी तो कमेंट में हमें यस करके जरूर बताइएगा। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिए हैं, इनका आंसर मुझे आपके कमेंट में चाहिए। देखो आपके लिए होमवर्क बहुत जरूरी होता है भाई, इससे हमें पता चलता है कि जो हमने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया। टेट्राइथाइलाइड इज यूज्ड एज, एक ये होमवर्क है और एक पहले मैंने एक होमवर्क क्वेश्चन बीच में दिया है। आपको ये भी बताना कि आपको अच्छे से क्लियरिटी मिली इस क्लास से, सीखने को मिला, नए क्वेश्चन सीखे। तीसरा आपको ये बताना है कि आपको न्यूमेरिकल जल्द से जल्द चाहिए, तो कमेंट में न्यूमेरिकल लिखिएगा। और चौथा भाई पीडीएफ, वैसे तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लेकिन पीडीएफ आप लिखेंगे तो 2 से 3 दिन में आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो ये है टोटल होमवर्क आपका भाई, ये है टोटल होमवर्क आपका, जो आपको हमें कमेंट करके बताना है। इससे हमें आइडिया लगता है कि चीजें अच्छे से आपको समझ आई या समझ नहीं आई, ठीक है। आशा करता हूं जितना मैंने आपको पढ़ाया अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, और जितने नए क्वेश्चन हमने सीखे वो आपने अपने क्वेश्चन बैंक में बच्चों ऐड किए होंगे। इसी तरह की और क्लासेस के लिए, फिर वो चाहे फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, बायोलॉजी की हो, मैथ्स की हो, साइकोलॉजी की हो, जीके की हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में विजिट जरूर कीजिएगा, वहां पे आपको आपके सारे लेक्चर मिल जाएंगे और प्रीवियस क्लासेस की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे भाई, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलूंगा आपसे अब आपकी नेक्स्ट क्लास अगले दिन इसी समय। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद, जय भारत, और हाँ भाई अब की बार 120 के पार। धन्यवाद।